नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार मीना कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अपन जो है बीए फाइनल की विश्व इतिहास की जो है क्लास चल रही है हमारी, और इसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्जागरण काल। पहला टॉपिक चल रहा है हमारा पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल के बारे में मैं आप सभी को समझा चुका हूँ क्या था पुनर्जागरण काल और किस स्थिति को हमने पुनर्जागरण काल के कहा, पुनर्जागरण काल का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके चलते हमने पुनर्जागरण काल के कारण पढ़े। तो मैंने आपको कल आपके जो इससे पहले की हमारी क्लास थी उसमें हमने पुनर्जागरण काल के उदय के कारण पढ़े थे। तो क्या क्या थे उदय के कारण, मैंने आपको समझाया कि पुनर्जागरण जो था वो किसी एक कारण से न होकर अनेक कारणों का एक सामंजस्य था। धर्म युद्ध हुए थे, व्यापारिक समृद्धि थी, शिक्षा का प्रसार हुआ था, विज्ञान का प्रसार हुआ था, कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या है परिवर्तन आए थे। तो इन सभी का सामंजस्य रूप से पुनर्जागरण का उदय हुआ। और इसके चलते हमारा जो क्वेश्चन बनेगा पुनर्जागरण पे, एक तो जो क्वेश्चन का बना था वो मैंने कल लिखवा दिया था। हमारा जो नेक्स्ट पुनर्जागरण का क्वेश्चन बनता है बीए स्टैंडर्ड में, तो वो क्वेश्चन बनता है कि पुनर्जागरण का अर्थ समझाते हुए, पुनर्जागरण का अर्थ समझाते हुए इसके परिणाम क्या रहे, या कारण और परिणाम एक साथ पूछ लेता है। तो परिणाम देखिए, कोई भी घटना है उसके परिणाम होते हैं। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके परिणाम स्वाभाविक है। तो इन परिणामों में हम जो है परिणामों का आज अध्ययन करेंगे। और इसके जो पुनर्जागरण के यदि परिणामों की मैं बात करूं तो परिणाम इसके बहुत ही सकारात्मक रहे। इवन इस घटना ने, पुनर्जागरण की घटना ने विश्व का जो अंधकार में युग था उस अंधकार में युगों को खत्म किया और प्रकाश के उजाले या सकारात्मक सोच के साथ विश्व समुदाय, यूरोप का समुदाय आगे की ओर बढ़ा और विज्ञान के युग में प्रवेश किया। और आप देखिए, विज्ञान के युग में जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि 14वीं से 16वीं शताब्दी तक हम यूरोप से बहुत आगे थे और यूरोप का मानव बहुत ही अंधकार में जीवन जी रहा था। और वह यूरोप का मानव इस पुनर्जागरण के चलते उसने विज्ञान के पथ को पकड़ा और वह 21वीं सदी तक आते आते वह बहुत ही आगे पहुंच गया। और हम तो है विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में, और अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए हैं। तो इसके परिणाम हमें इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आखिर ऐसे इसके परिणाम क्या निकले। तो देखिए, मैंने आपको कानों में पढ़ाया था कि पुनर्जागरण का एक जो महत्वपूर्ण परिणाम निकल के आया था वह था मानववाद। और मानववाद का पिता किसको कहा था? पेट्रार्क को। तो पहला इसका कारण लिखेगा पहला जो कारण है वो है मानववाद। इसका पुनर्जागरण के परिणामों में पहला लिखेगा पुनर्जागरण काल के परिणामों में पहला लिखेगा मानववाद। मैंने हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि मानववाद क्या है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क जो था उसको मानववाद का पिता कहा जाता है। और पेट्रार्क को हमने मानववाद को किस तरह से परिभाषित किया? पेट्रार्क कहता है कि मनुष्य के जो वर्तमान सांसारिक जीवन है, मनुष्य का वर्तमान जीवन, ना कि परलोक। मानववाद से पहले क्या घटना घटित हो रही थी कि परलोक को सुधारने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो बात हुई है वो क्या कही है कि वर्तमान जीवन को सुधारने की बात कहता है। मानववाद क्या कहता है कि मनुष्य का जो वर्तमान जीवन है वो जीवित रहते ही यदि वह सांसारिक सुख में हो जाए, आदर्श में हो जाए, समृद्ध हो जाए, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद का जीवन की परिकल्पना किसी ने भी नहीं करती, वह एक कल्पित बात है। तो उसने मनुष्य ने अब क्या विचारधारा अपनाई? अब मनुष्य ने विचारधारा अपनाई कि मानव का कल्याण करना, मानव के समृद्धि के लिए कार्य करना, मानव के वर्तमान जीवन को सुधारना, ये सब मानव जीवन की घटना थी, मानव जीवन के लिए कार्य किए गए थे। तो ये क्या कहलाया? मानववाद कहलाया। तो अब इसमें हम लिखेंगे, आप लिखिएगा इसमें, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण परिणाम, पुनर्जागरण का प्रमुख परिणाम मानव की स्वयं के प्रति जागृति। पुनर्जागरण का प्रमुख परिणाम मानव की स्वयं के प्रति जागृति है। मतलब स्वयं के प्रति जागृति कैसे? कि अब मनुष्य स्वयं को जानने लग गया। अब मनुष्य किसी पोप का या किसी चर्च का
या किसी धर्म का आश्रित नहीं रहा। अब मनुष्य स्वयं के जीवन के महत्व को समझने लग गया और अपने जीवन को वह सुधार करने की ओर प्रयासरत रहा और प्रत्येक विचारधारा जो उसके जीवन में उसके जीवन को अच्छा कर सकती है, उसके जीवन को सुधार सकती है, उस विचारधारा को वो एक्सेप्ट करने लगा। तो आगे लिखेगा इसमें, पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीए स्टैंडर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानववाद का पिता किसे कहा जाता है, मानववाद का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? पेट्रार्क। आगे लिखेगा, मानववादी चिंतकों ने सौंदर्य, माधुर्य, मानव प्रेम, सौंदर्य, माधुर्य, मानव प्रेम, भौतिक सुखों को जीवन का सार स्वीकारा और उसने धर्मशास्त्रों के वैराग्य और मानववादी विचारकों ने धर्मशास्त्रों के वैराग्य और अध्यात्म को तिलांजलि दे दी, जिसके चलते अब समाज में धर्म का जो एक आडंबर था उसे मनुष्य उतार फेंकने को उतारू हुआ और वह प्रगतिशील विचारों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा। क्लियर बात? इसमें आगे लिखेगा, मानववादी विचारकों ने समाज की विभिन्न रूढ़िवादी विचारधाराओं पर अपने लेखों के माध्यम से प्रहार किया। इन विचारकों में मैकियावेली, दोनातेलो, दांते, गिबर्टी, दोनातेलो आदि प्रमुख रहे। इन विचारकों के विचारों से यूरोप के मानव पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन मानववादी विचारों के विचारधारा का यूरोप के मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह रूढ़िवादी विचारों का परित्याग करके प्रगतिशील विचारों को एक्सेप्ट करने लगा या प्रगतिशील विचारों को स्वीकार करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, मानववादी विचारकों ने इतिहास भूगोल विज्ञान की विचारधाराओं को भी स्वीकार किया। मानववादी विचारकों ने इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की विचारधाराओं को स्वीकार किया। साथ ही उसने मानव जीवन के दांपत्य जीवन को सुखी बनाने पर भी जोर दिया, जिसके चलते अब यूरोप में मानव मात्र की स्वतंत्रता
जिसके चलते अब यूरोप में मानव मात्र की स्वतंत्रता, समानता समानता इहलोक और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। इहलोक का मतलब वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, इहलोक और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। अतः अब यूरोप के शिक्षण संस्थानों में मानववाद की शिक्षा दी जाने लगी और आडंबरपूर्ण और रूढ़िवादिता का चोला उतार फेंकने की बात की गई। तो ये एक परिणाम क्लियर है, मानववाद का जो परिणाम है, पहला हमारा परिणाम जो निकल के सामने आया था वो क्या था? मानववाद। मैं समझता हूं मानववाद समझ गए होंगे क्या होता है मानववाद का सामान्य सीधा सरल अर्थ यही है कि मानव के जीवन में जितना भी सुधार कर सके, उसके जो दाम्पत्य जीवन है या उसका इहलौकिक जीवन है, उसके सुख की कल्पना की गई, उसको सुधारने की बात की गई। नेक्स्ट हमारा जो परिवर्तन आता है वो लिखेगा कला के क्षेत्र में। कला परिणाम निकल के सामने आया, कला। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुनर्जागरण काल में कला, विज्ञान, साहित्य प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही यूरोप में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया और अब कला और साहित्य के क्षेत्र में भी इसमें परिवर्तन देखने को मिला। उसमें हमारे जो कुछ विद्वानों का योगदान था, उसमें फिलिपो ब्रूनोलेस्की थे, माइकल एंजेलो थे, गिबर्टी थे, जॉन बुल थे, विलियम बर्ड, पैलेस्ट्राना आदि व्यक्तियों का योगदान रहा था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया? इन्होंने भव्य इमारतों का निर्माण किया। अब इनकी कला की क्या मुख्य विशेषता? भव्यता को इन्होंने स्थान दिया। बहुत ही भव्य चर्चों का निर्माण किया गया, इमारतों का निर्माण किया, मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो ऐसी स्थिति में भव्यता को स्थान मिला और कला के क्षेत्र में भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। तो अब नेक्स्ट हमारा परिणाम लिखेगा कला। कला में लिखेगा मानववादी चिंतन के प्रसार से पुनर्जागरण कालीन कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिला। स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्राचीन रोमन एवं यूनानी कला के सामंजस्य से प्राचीन कला के क्षेत्र में रोमन एवं यूनानी कला के क्षेत्र में समन्वय स्थापित हुआ और इस समन्वय की प्रक्रिया से हमें एक नवीन कला का उद्भव देखने को मिला और इस समन्वय से हमें एक नवीन कला का समन्वय देखने को मिला और यह कला अत्यधिक भव्यता लेते हुए थी। लिख लिया? आगे चले। आगे लिखेगा फिलिपो ब्रूनोलेस्की, माइकल एंजेलो, गिबर्टी आदि इटली के निवासी थे तथा ये मूर्तिकार थे, मूर्तियों का निर्माण करते थे। गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर का सुंदर द्वार बनाया। देखिए ये वन वर्ड के क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड के हिसाब से भी नोट करना है। तो अगर आपसे वन वर्ड में पूछ ले कि फ्लोरेंस के गिरजाघर के जो दरवाजा है वो किसने बनाया, तो वो किसने बनाया? गिबर्टी ने। और कई बार पूछा हुआ है कि 4 आपको दे देंगे या वन वर्ड में दे देंगे, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे
कि पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकारों के नाम बताइए, 4 मूर्तिकारों के नाम बताइए, 2 मूर्तिकारों के नाम बताइए। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन पुटअप करना है या पुटअप सीखना है, ठीक है। आगे लिखेगा इसमें, गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर का द्वार का निर्माण किया। आगे एंजेलो ने इसे, माइकल एंजेलो ने, ये जो माइकल एंजेलो है, इन्होंने इस पर टिप्पणी की है और इसको स्वर्ग में रखने योग्य बताया है। गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर का द्वार बनाया और इस द्वार पे कौन टिप्पणी करता है? माइकल एंजेलो टिप्पणी करता है और वो यह कहता है कि यह द्वार क्या रखने योग्य है? स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य है। कई बार ये कोटेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे लिखेगा जॉन बुल, विलियम बर्ड और पैलेस्ट्रीना। जॉन बुल, विलियम बर्ड और पैलेस्ट्रीना, जॉन बुल, विलियम बर्ड और पैलेस्ट्रीना इस युग के या पुनर्जागरण युग के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। जॉन बुल, कई बार पूछा होगा वर्ड में, पुनर्जागरण कालीन संगीतज्ञों के नाम बताए तो जॉन बुल, विलियम बर्ड और पैलेस्ट्रीना। जॉन बुल, विलियम बर्ड और पैलेस्ट्रीना क्या थे? इस युग के संगीतकार थे, ये इस युग के संगीतकार थे। इसमें आगे लिखेगा, इन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, इन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया और अनेक राग शैलियों का निर्माण भी किया, तो यदि मैं बात करूं पुनर्जागरणकालीन संगीतज्ञों का, तो कौन है? जॉन बुल, विलियम बर्ड और पैलेस्ट्रीना। जॉन बुल, विलियम बर्ड और पैलेस्ट्रीना, ये कौन थे? संगीतकार थे और इन्होंने अनेक राग शैलियों का निर्माण भी किया था। आगे लिखेगा, मजासियो, एंजेलिको, लियोनार्डो विंसी और राफेल। मजासियो, एंजेलिको, लियोनार्डो विंसी और राफेल। मजासियो, एंजेलिको, लियोनार्डो विंसी और राफेल पुनर्जागरणकालीन महान चित्रकार हुए। पुनर्जागरणकालीन महान चित्रकार हुए। इन्होंने अपने चित्रों में मानववादी तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी। इन्होंने अपने चित्रों में मानववादी मैं बता चुका हूं और यथार्थवादी जो चीज प्रैक्टिकल होती है, जो चीज यथार्थ में वास्तविक होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी। आगे लिखेगा, लियोनार्डो विंसी का मोनालिसा। लियोनार्डो विंसी बहुत महान ही चित्रकार थे, आप सबने देखा होगा, कई बार पेपर्स में भी आता है, मोनालिसा की पेंटिंग आती है। इस पेंटिंग की एक खासियत है कि ये एक रहस्यमय मुस्कान को प्रदर्शित करते हुए पेंटिंग बनाई है और आज तक इस पेंटिंग का बहुत ही कहने का मतलब चित्रकारों ने अवलोकन भी किया है, लेकिन उस रहस्यमय मुस्कान को वो रीड नहीं कर पाए। और ये जो पेंटिंग है वो आज भी जो फ्रांस का पेरिस है, पेरिस के जो संग्रहालय है उसमें रखी हुई है। तो लियोनार्डो विंसी पुनर्जागरणकालीन महान चित्रकार था और इसने मोनालिसा और विंसी ने मोनालिसा और दी लास्ट सफर ये पेंटिंग मिलान के संग्रहालय में रखी गई है। मिलान लिख सकते हैं ब्रैकेट में, मिलान संग्रहालय में रखी हुई है। दी लास्ट सफर चित्रों का निर्माण किया। तो लियोनार्डो विंसी की दो कृतियां बहुत प्रसिद्ध है, पहली मोनालिसा और दूसरी द लास्ट सफर। और पहली का है पेरिस में, दूसरी मिलान में। ठीक है, आगे लिखेगा मोनालिसा नारी मुख पर रहस्यमय
मोनालिसा नारी मुख पर रहस्यमयी मुस्कान भावभंगिमा, रहस्यमयी मुस्कान भावभंगिमा तथा परिधान का सौंदर्य प्रदर्शन है, तथा परिधान का बहुत ही सौंदर्य तथा परिधान का बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। तो मोनालिसा मैंने बताया पेरिस के संग्रहालय में जो रखी हुई है पेंटिंग, और जो द लास्ट सफर है वो क्या वो अपने जो है ईसा मसीह है उसके साथ उसके 12 शिष्यों का लास्ट जो उन्होंने भोजन किया था उसकी तस्वीर उन्होंने उतारी है, उस पर चर्चा करेंगे हम। तो मोनालिसा का बात हो गया। आगे लिखेगा इसी लास्ट सफर नामक चित्र में ईसा मसीह का अंतिम भोज का लास्ट सफर नामक चित्र में ईसा मसीह के अंतिम भोज को प्रदर्शित किया गया है। ईसा मसीह के अंतिम भोज को प्रदर्शित किया गया है। इसमें ईसा मसीह के मुखमंडल को बहुत ही शांत दिखाया गया है। इसमें ईसा मसीह के मुखमंडल को बहुत ही शांत दिखाया गया है, जबकि वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उनके जो शिष्य हैं वो बहुत ही हतप्रभ मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए हैं, बहुत ही हतप्रभ मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए हैं। बहुत ही हतप्रभ मुद्रा में दिखाई दिए हैं। आगे लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके या आगे पॉइंट में जैसे भी माइकल एंजेलो ये माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो का सिस्टाइन चैपल, चित्र का नाम है इनका सिस्टाइन चैपल। माइकल एंजेलो का सिस्टाइन चैपल वेटिकन पोप के महल के 6000 फीट, वेटिकन पोप के महल के 6000 फीट ऊंची छत का सुंदर चित्रांकन है। सुंदर चित्रांकन है जिसमें 145 चित्रों का निर्माण किया गया है। देखिए 6000 फीट की ऊंचाई पर कितने चित्रों का निर्माण किया गया है? 145 चित्रों का निर्माण किया गया, और किनके द्वारा? माइकल एंजेलो। और चित्रों का नाम क्या है? सिस्टाइन चैपल। किसका सिस्टाइन चैपल? माइकल एंजेलो का है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ नजारा है या चित्रकारी है। और ये सब नजारा हमें पुनर्जागरणकालीन चित्रकला में देखने को मिलता है। चित्रकारी में देखने को मिलता है। माइकल एंजेलो पुनर्जागरणकालीन महान चित्रकार थे, और इन्होंने भी अपने जीवन में मानववादी चित्रकला को महत्व दिया। तो देखिए आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने मानववाद पर डिस्कस किया और कला पर डिस्कस किया, और जो अब मैं बात कहने जा रहा हूं वो यही है कि आप लोग, मैं समझ रहा हूं वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स आप लोगों ने ले ली होगी, और साथ ही में एक वर्ल्ड का मैप जो है मैंने बोला था वह भी आपने ले लिया होगा। और अब हमारी जो क्लास है वो निरंतरता में आ चुकी है। अपनी स्पीड अब हम तेज करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना,
ताकि हमारी जो भी क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन जारी रहे, क्योंकि हम सभी, आप सभी को पता है कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इस समय पूरा संपूर्ण विश्व इस त्रासदी को झेल रहा है और परिस्थितियां कब सामान्य होगी ये नहीं जानते, लेकिन मानव स्वभाव है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वह निरंतरता को अपनाता है, ना कि स्थिरता को। तो हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ेंगे। सारे स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, वो ऑनलाइन जो क्लासेज हमारी एक प्रयास है, सकारात्मक प्रयास जो हम हमारा महाविद्यालय आप लोगों के लिए कर रहा है, तो उस कड़ी में हमसे जुड़िए और हम आगे इस हमारी जो क्लासेज है उसको निरंतरता के साथ आगे रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।